अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 2-3 इश्यूज़ हैं जिस पर बात करनी है और माजरत चाहता हूँ, प्रोग्राम मैं नहीं मैनेज कर पा रहा, दिन में 3 प्रोग्राम। हालांकि टाइम तो इतना नहीं, बड़ा चैनल पे जाने का बहुत वक्त बचा है, लेकिन फिर भी इसमें भी एडजस्टमेंट नहीं हो पाती है। 2 प्रोग्राम है, कोशिश करता हूँ उनमें मैक्सिमम चीज़ें कवर कर लूँ। आज के प्रोग्राम में मैं 3 चीज़ें देखूँगा। आयशा इकराम और रैम्बो का सारा वाक़या जो मैंने कहा था वो सच साबित हो गया। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, और इकरारुल हसन हमारे दो और शासत शामी ने बहुत जल्दी की और कौम की बहुत सुखी हुई, पाकिस्तान की बहुत सुखी हुई, और जो हालात वाक़यात हैं आपके सामने बयान करूँगा। और सिंध के अंदर सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात के इनकाद के हवाले से जो बात हुई वो भी मैं तफसीली बात करूँगा। अभी जो सबसे अहम इशू है वो चेयरमैन नैब ने एक आइनी दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल कर दी है, और वो दरख्वास्त बहुत ज़बरदस्त है। आम आदमी के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि उस दरख्वास्त का मकसद जो है, उस दरख्वास्त से क्या करना चाहते हैं। और कमाल की बात है, अगर आप देखें तो वो टोटल 11 सफ़ात पर है। वैसे तो टोटल 39 सफ़े हैं जो बैकग्राउंड पे ये चल रहे होंगे, और उस दरख्वास्त में जो चेयरमैन नैब ने दायर की है और उसमें कहा गया है, मैं उसकी लास्ट सफ़े पे 11वें सफ़े पे जो प्रेयर है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा 19 सितंबर 2018 जिससे जो सज़ाएं मिली थी एवन फील्ड के केस में, हम ज़मानत देने को यहाँ कहते हैं सस्पेंशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस। जो सज़ा भुगतने के लिए का वो सस्पेंड कर दी थी, वो सस्पेंड जब हो इसका मतलब है ज़मानत हो जाती है, ठीक है ना जी। उसको कैंसिल करने के लिए और वापस लेने के लिए ये दरख्वास्त दायर की है, और उसकी रीज़न्स कई बताई हैं, और वो रीज़न्स सारी डिटेल में मैं आपके साथ मैं बताता चलता हूँ। और ये बताना आपके लिए ज़रूरी है, इसमें फ़रीक जो बनाया गया है ये चेयरमैन नैब ने दायर की है मरीम नवाज़ सब शरीफ, ब्रैकेट में मरीम सफदर और मोहम्मद सफदर साहब हैं, और साथ हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को फ़रीक बनाया गया। 11 सफ़ात की ये दरख्वास्त है। 11 सफ़ात की दरख्वास्त में जो टोटल मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो आपके सामने मैं रख देता हूँ, और पूरी तफसील बताई है कि क्या क्या हुआ, एवन फील्ड में सज़ा कब हुई, और एवन फील्ड में सज़ा जो ज़िक्र है, जो ये कहते हैं ना कि सज़ा मरीम नवाज़ को गलत हुई है। मैंने पहले भी प्रोग्राम में बताया था कि मरीम नवाज़ को और एवन फील्ड का रेफरेंस बैकग्राउंड पे ज़रा मैं चला देता हूँ आपको। नवाज़ शरीफ को 10 साल की सज़ा हुई, सेक्शन 9A के तहत 5 के तहत सज़ा हुई, और पब्लिक ऑफिस होल्डर के तौर पर मरीम नवाज़ को पब्लिक ऑफिस होल्डर के तौर पर सज़ा नहीं हुई है, उनको एडर और बेटर मुआवनत करने के ऊपर सज़ा हुई है। 9A 5 भी है और 12 भी है। 12 जो है वो मुआवनत करने पे है। इसके अलावा मैंने एक और बात बताई थी कि इनको सीरियल नंबर 2 में भी है जब नैब से तावन नहीं करते, और उसकी मैं रीज़न फिर बार बार दोहराता हूँ ताकि आपको अजबर जुबानी याद हो जाए। 126 दिन पनामा केस की समाअत हुई, कोई सबूत नहीं दिए। फिर GIT बनी 60 दिन, कोई सबूत नहीं। फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में 6 दिन, फिर सुप्रीम कोर्ट पूछ तरीके लाएँ, वो कतरी खातर वो आपके सामने आ चुका, लेकिन कोई सबूत नहीं दिए उन प्रॉपर्टीज़ की परचेज़ के हवाले से। फिर नैब में इंक्वायरी हुई, कोई सबूत नहीं। फिर रेफरेंस फाइल हो गया, शहादतों का मौका आया, कोई सबूत नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं ताकि चीज़ें क्लैरिटी के साथ आ जाएं। और साथ जिक्र किया है 7 साल की और 1 साल की सज़ा इस कॉन्टेक्स्ट में कि उन्होंने नैब के साथ तावन नहीं किया। नैब जो चीज़ें फराहम करता था, $2 मिलियन जो है ना वो जुर्माना हुआ था साथ उनको, और सेक्शन 15 के तहत, और पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकती 10 साल के लिए। सफदर रवान को भी 9A 5 और 12 के अंदर सज़ा हुई, और इनको 1 साल की सज़ा हुई, और सीरियल नंबर 2 के तहत तावन ना करने के ऊपर जो है और 1 साल की सज़ा इनको भी हुई है। क्रिमिनल अपीलें दायर की थी 122 नंबर और 123। जजमेंट है 6 अगस्त 2018 के ख़िलाफ़, और आज भी वो पेंडिंग है, ठीक है। और अपीलों की बात हो रही है। 2 रेट पटिशनें दायर की
2841 और 2842 ऑफ 2018, और जिसकी बुनियाद पर ये ज़मानत होगी। अब आपके सामने जो रेलेवेंट बताना है ना आपको, और वो कोर्ट भी किया हुआ है, वो रिपोर्टेड जजमेंट है जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, जो काफ़ी लंबा और लेंथी ऑर्डर था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसअप्रूव किया था कि इतना लंबा नहीं लिखना चाहिए, उसके रेलेवेंट पूरा है। The respective sentence awarded the petition by the Accountability Code 1 shall remain suspended till the final adjudication of the appeals filed by petition. The petition shall be released on bail subject to furnishing surety bond in the sum of rupees 500,000 each with one surety in the like amount to the satisfaction of registrar PLD 2018 इस्लामाबाद 38। ये बैकग्राउंड पे रेलेवेंट मैं सारे नहीं मैं चला रहा, लेकिन रेलेवेंट जजमेंट आपके सामने चलती रहेगी। आप इसलिए पूछते हैं, इसके अगेंस्ट सिविल अपील फाइल हुई थी, नैब ने फाइल की थी, सिविल अपील नंबर 1341 और 1342, और वो भी साथ लगाई हुई है उन्होंने। और ये रिपोर्टेड जजमेंट है PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 445। छोटी सी जजमेंट है, ये पूरी की पूरी बैकग्राउंड पे चलेगी। और इसका छठा पैरा जो है ना, और उन्होंने कहा बड़ा वाज़ेह तौर पर औरत होने के नाते, और जो कि डिस्क्रिशन एक्सरसाइज कर ली है, और इसी सस्पेंशन के हवाले से अपना ये बड़ा वाज़ेह तौर पर ये कह दिया। अब जो ज़मानत दी थी ना, इसको मिसयूज़ करती रही हैं वो, ये जिक्र किया उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर। और उन्होंने जिक्र किया है कि इनको जो कंसेशन ऑफ बेल मिली है इसको भी यूज़ करते हैं। आर्टिकल 4 और ये बड़ा वाज़ेह तौर पर है, B और C का जिक्र किया है। नो पर्सन shall be prevented from or be hindered in doing so which is not prohibited by law, and no person shall be compelled to do what the law does not require him to do। अब इस कॉन्टेक्स्ट में वो बड़ा वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि वहाँ इसको ना कानूनी ड्यूटी को सामने रखते हुए ये अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहे हैं। और 19 सितंबर 2018 से लेकर वो डेलिबरेटली जानबूझकर और मिलिशियसली मिसयूज़ कर रही हैं ज़मानतों को। ये सफदरवान की बात भी और मरीम नवाज़ की बात हो रही है। और उसमें उन्होंने A B C D E F G H I J K L M N O P और मुख्तलिफ जजमेंटों का जिक्र करके कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट की और आला अदालतों की जजमेंटों का जिक्र करके कहा कि ये ज़मानत जो है ना ये वापस लेनी चाहिए। इसमें एक FIR भी लगी है, जो FIR नंबर है 236/2000। आपको याद होगा नैब के दफ्तर में जब ये गई थी तो धावा बोल दिया था उन्होंने, वहाँ पर पत्थर मारे थे, दहशतगर्दी आपके सामने मौजूद है। 147, 149, 290, 291, 440, 109, 3553 और 186 के तहत मुकदमा दर्ज हुए थे। मरीम नवाज़ ने इसमें ज़मानत नहीं का सवाल नंबर 35 बैकग्राउंड पे आपके चल रहा होगा, उसमें जिक्र है कि मरीम नवाज़ ने ज़मानत नहीं कराई, सफदरवान ने ज़मानत की और वो शामिल तफ्तीश भी हुए। ये वो बुनियादी यानी मिस यूज़ आपके सामने है, आकर नैब को मलाइन करना, इदारों के बारे में बात करना। भाई आपको एक सज़ा हुई है और आप उसी इदारे के बारे में आपने और नैब को बहुत पहले ये इकदाम करने चाहिए थे, ये चीज़ें सारी सामने पर लेकर आनी चाहिए थी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने उसी जो ये कंसेशन बेल की जो दी है ना, और उसी को कहा था कि वो दे दी है, और जिक्र भी कर दिया औरत के हवाले से भी जिक्र, औरत का भी डिसएडवांटेज ये अपने तौर पर उठाती रही हैं। और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले को सीरियसली टेकअप किया और अब बहरहाल ये चीज़ें तंग हो रही हैं कि जल्द अज जल्द केस को फैसला किया जाए। इसका मकसद दो हैं जो मैं समझ पाया हूँ। एक तो ये है कि मेरिट पे फ़ैसला हो अपीलों का, ताकि ये लटकाए ना। और 13 तारीख जो है, कल 13 तारीख है, कल दिन समाअत होगी, इस रेट पिटिशन की भी समाअत होगी और जो अपीलें लगी हुई हैं उन अपीलों की भी समाअत होगी। ये मेंटेनेबल है या नहीं, लेकिन आप ऑर्डर रिकॉल करने के हवाले से अदालत को सेटिस्फाई करना है, रीज़न सारे उन्होंने लगा दिए हैं, चीज़ें काफ़ी अदालत के सामने रखती है। लेकिन एक सवाल पैदा होगा, इतना अर्सा खामोश क्यों नहीं, बहुत पहले आना चाहिए था। लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए। अब अदालत जो है ना, अब इन दरखास्तों को भी सामने रखते हुए जो है ना, वो चाहेगी कि बहुत जल्द इसका फ़ैसला दिए। फ़ैसला क्या होता है और मैं बता चुका हूँ, मेरिट पे तो कोई केस नहीं बनता। वीडियो शीडियो तो ड्रामा बनाने के लिए किए हैं, और वीडियो के बारे में मैं जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब का लार्जर बेंच का फ़ैसला मैं आपके सामने पड़ गया, वो शहादत के मेयार पे पूरा नहीं उतरती। और अपील में अगर ग्राउंड लेनी भी है तो वो पैरामीटर सारे पूरे करने पर, और इतना आसान काम नहीं, अभी तक इन्होंने कुछ किया ही नहीं है।
या तो कुछ किया होता ना तो फिर बात थी। तो इसलिए रास्ता नहीं है सिर्फ़ और सिर्फ वक्त ज़ाया करना है अदालत का, और वो वक्त चीज़ ज़ाया करने में अभी तक तो फ़िलहाल कामयाब हो चुकी हैं। दूसरी जो बात मैंने अभी आपसे 13 तारीख वाले दिन ये केस उम्मीद आगे चलेगा और चल के अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। मेरिट पे केस कोई नहीं बनता है, सबूत नहीं है, शाते नहीं है इनके पास, दे देते किसी स्टेज पे दे देते, वो नहीं दे सके। अगला जो मैंने आयशा इकराम के हवाले से, और मैं आपके सामने बहुत पहले कह चुका हूँ, अभी जो उनकी ऑडियो रिकॉर्ड हुई है, जो लीक हुई है उनकी आपस में गुफ्तगू ब्लैकमेलिंग की, यानी जो हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये एजेंडा था उनका, ये कोई स्टार बनने या नहीं गई थी, इनका काम लूट मार था, एक दूसरे का पैसे बनाना और इस तरह लोगों को फंसा कर, और उनके क्या ताल्लुकात थे मैंने पहले दिन ये कह दिया था कि उनके आपस में ताल्लुकात नज़र आ रहे हैं कि वो अपना मियाँ बीवी तो है नहीं, लेकिन जिस तरह उनका बैठ के वीडियो सामने आई वो रिकॉर्ड पे है, ज़रा उनको समझ लीजिएगा। अब सवाल मुझसे पूछा जाता है कि ये सारा होने के पास, ये रैम्बो समेत जो गिरफ़्तार अफराद है 11 हो चुकी हुई है, 3 साथी और गिरफ़्तार कर लिए और AC सिटी CIA सिटी के हवाले उन्हें कर दिया है। और ये अगर बहुत पहले जाग जाते, मैंने GIT बनाने का भी कहा था लेकिन GIT नहीं बनाई उन्होंने, GIT बनाई थी तो कई सूरत हाल सामने आ जानी थी और असल कसूर आप लोगों के सामने आ जाने थे। गरीब लोगों के साथ बड़ा जुल्म हुआ, उनका भी तदारक होना चाहिए। यहाँ इनके खिलाफ 2 कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, एक तो ये सारा टोटल फहाशी फैलाना, और अगर इनका अगर मेडिकल करवाया गया इस लड़की का और लड़के का तो उससे भी कोई ख़तरनाक चीज़ें सामने आ सकती हैं। हो सकता है इनके कोई आपस में जिस्मानी ताल्लुकात भी हों, वो भी वाज़े हो जाएगा। लेकिन अंडर द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत मेरा हाल रात मेरी दोस्त 92 में थे, उनमें मेरी बात हुई थी, हो सकता है मेरा उन्होंने ओपिनियन लगाया हो, वो अगर मिल गया तो ओपिनियन पे बैकग्राउंड पे चला दूँगा। यानी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक FIA भी इंक्वायरी कर सकती है, इसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकती है पुलिस के अलावा, जो ख़ास तौर पर ये वीडियो बनाकर, और ये वीडियो की बातें आ रही है लेकिन इसको किस तरफ लेके जाना चाहिए ये ज़रूरी है। ऑनलाइन पे बहुत ज़्यादती हो रही है, वो पहले ज़रा वो वीडियो भी सुन लीजिएगा, फिर हम आखिरी तरफ चलते हैं। एक आई है ना दूजी आईफोन से इधर मैं तेन कट के सेंड करना जिथे जानते नहीं है ना, सुनो एक तस्वीर, एक तस्वीर, एक वीडियो, ये तेरी जितने तुम्हें जहाँ सेंड करनी है कर लो। मुझे दाता साहब तो रश में फंस रही है, मुझे मेरे पास वीडियो आई है, यहाँ पे तो रुकी है, वहाँ पे मेरे पास वीडियो आई है। उसके बाद मेरी बात सुन, एक बात तुम छोड़, मुझे बर्बाद किया ना, मैंने क्या तुम्हें बर्बाद किया? मैं तो तुम्हें कह रही हूँ कल आज शूट करते हैं। अभी मैं भाई मेरा काम है, मैं काम ना करूँ? ये मैं वीडियो अब दूसरी, जब मेरे पेरेंट्स मेरी फैमिली मेरे साथ है, तुम मेरे खामंद नहीं हो कि मेरे पे इस तरह की पाबंदियां लगा रहे हो। मैं नहीं लगा रहा, ये दूसरी वीडियो भी मैं तुझे सेंड करता हूँ, अभी इसी टाइम देखना, 5 मिनट के अंदर ये पहले तो रफान के पास जाएगी, उसके बाद फिर कहाँ, अब मैं भी मरूंगा तू भी मरेगी। ये दूसरी भी सेंड करता हूँ, जो भी देखना वो किस तरह की है। उसके बाद मुझे कभी मैं तेन सेंड करना तो मैं सारे वीडियो सेंड कर लेना, तो मेरा भी फेस देखी तो तेरा भी, ना खेडांगे ना खेडन देंगे, ठीक है? जे तू मैं नहीं ना तू भी नहीं रहेंगी, तो मैं अपने आप बर्बाद कर, ठीक है? ऐ चाहनी है ना तू, ऐ चाहनी है ना, मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है। मैं हूं ऐसे टाइम देख तू किथे किथे, मैं भी नाल, तू भी है मैं भी हाँ, ते तेरा जेड़ा सेट है ना ए भी मेरा। वो के मुजरिम 6 या 7 है? 6 फी मुजरम को अंदाजन कितना, मतलब है कि अगर समझौते के लिए लिया जाए, अगर अंदाजन, क्योंकि ज़्यादातर तो वो गरीब ही हैं, सब पता है ना, तो अंदाजन कितना वो मुश्किल से इन्होंने 5-5 लाख करना है। हाँ, तो वही मैंने जी आपने वो सारी गुफ्तगू मैंने ज़्यादा नहीं चलाई, मैंने थोड़ी सी गुफ्तगू चलाई है ताकि आप तक सामने आ जाए। आखिर में चलते हैं, सिंध में इंतखाबी जो है ना बल्दियाती इंतखाब के इनकाद का मसला है, और इलेक्शन कमीशन ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का हुक्म दे दिया है। ये वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा है, चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन और सिंध को हदायत की गई है मतलूबा डाटा फराहम करें, और हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन भी तलब कर लिया है। 1 माह में हल्का बंदियाँ मुकम्मल करने की हदायत की है। दरख्वास्त गुजारों के वकला ने टाइम मांगा है कि हमें जवाब दे, लेकिन ये एक बड़ी क्लैरिटी के साथ बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ सिंध में इलेक्शन बल्दियाती कराना चाहता है। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।